हेलो एवरीवन, आई एम कनिका। आज के हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं डीप लर्निंग का ही आगे का पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने कवर करे थे एक्टिवेशन फंक्शंस। हम शायद इसी स्लाइड पे थे जिसमें हमने ये देखा था कि भाई पहले तो ये परसेप्ट्रॉन है, ये एक न्यूरल नेटवर्क है बेसिकली। इसमें हमने ये देखे थे कि बेसिकली कितने कितने तरीके के हमारे एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, किस एक्टिवेशन का क्या रोल होता है। अगर मैं एक छोटा सा समराइज करूँ इसे, तो हम लोगों ने ये देखा था मेन कि हमारे 3, 4, 5, 6 इन 4 एक्टिवेशन फंक्शंस की हमने बात की थी कि इन 4 एक्टिवेशन फंक्शंस को हम बेसिकली अपने हिडन लेयर्स में यूज करते हैं। ये जो 4, 5, 6 हैं, ये रेलू के ही हमारे वर्जन्स हैं कुछ। मेन हम रेलू एक्टिवेशन फंक्शन को यूज कर चलते हैं अपने हिडन लेयर में। उसके बाद ही हमारे उसके वर्जन्स आते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था टेनेट एंड स्विश, इन दोनों को अभी ऐसे ही याद रखो कि हाँ ये दो एक्टिवेशन फंक्शंस भी होते हैं। इन्हें कभी आगे देखेंगे कि इनका रोल क्या है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो थे हमारे सिग्मॉइड एंड सॉफ्टमैक्स। तो मैंने आप लोगों को इतना भी बताया था कि सिग्मॉइड एंड सॉफ्टमैक्स दोनों ही एक्टिवेशन फंक्शंस हमारे आउटपुट लेयर में यूज किए जाते हैं। मीन्स अगर मैं इस न्यूरल नेटवर्क की बात करूं तो ये क्या है मेरी, ये है मेरी आउटपुट लेयर जिसमें अभी सिर्फ एक ही न्यूरॉन है, ये ब्लू कलर का। मैंने इतना भी आप लोगों को बताया था कि सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन हम बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन को हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। यूज दोनों ही हमारे किस में होते हैं, आउटपुट लेयर में। पर डिफरेंस क्या होता है, सिग्मॉइड मीन्स जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूरॉन है, मीन्स ये क्या कर रहा होगा, कहीं ना कहीं बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहा होगा, 0 या 1 या 2 या फॉल्स की कैटेगरी में, लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा होगा मेरा, सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। यहीं पे अगर मेरे एक की जगह 2 न्यूरॉन होते हैं आउटपुट लेयर में, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर रहा होता, तो वहां पर हम यूज करते हैं सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन। ये चीज हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पूरी कवर कर ली थी। अब जो हमें आज कवर करनी है दैट इज दिस, शैलो वर्सेस डीप न्यूरल नेटवर्क्स। हमने अभी तक न्यूरल नेटवर्क्स पढ़े हैं कि क्या होते हैं, कि भाई जब भी हम काफी सारे न्यूरॉन्स को अलग अलग लेयर्स में ले लेते हैं और लेयरली हम क्या करते हैं, उन न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। एक लेयर का आउटपुट दूसरे लेयर का इनपुट बनता है, फिर दूसरे लेयर का आउटपुट तीसरे लेयर का इनपुट बनता है। ऐसे कर करके सीक्वेंस में हमारे सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो चलते रहते हैं, अपना आउटपुट दूसरे को पास करते रहते हैं, जिससे कि फाइनली हमारी आउटपुट लेयर कुछ क्लासीफाई कर पाए। अब हमारे न्यूरल नेटवर्क भी दो तरीके के होते हैं, शैलो एंड डीप। शैलो न्यूरल नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, शैलो न्यूरल नेटवर्क रेफर्स टू अ न्यूरल नेटवर्क विद ओनली फ्यू लेयर्स बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट लेयर। मीन जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ अपने इस डायग्राम की, इस डायग्राम में क्या है, ये वाली लेयर कौन सी है मेरी, इनपुट लेयर। ये वाली लेयर मेरी कौन सी है, आउटपुट लेयर। अब आप ये देखो, इस इनपुट लेयर और इस आउटपुट लेयर के बीच में सिर्फ एक ही हिडन लेयर है, या यहाँ पे बीच बीच में शायद है, नहीं है, एक ही हिडन लेयर है, सिर्फ ये वाली। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक हिडन लेयर है। जबकि अगर मैं बात करती हूँ अपने इस डायग्राम की, इसमें क्या है, ये रही मेरी इनपुट लेयर, ये रही मेरी आउटपुट लेयर। अब इनके बीच में कितनी हिडन लेयर है, हिडन लेयर 1, फिर आगे चलते चलते देखो डॉट 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 मीन्स आगे और भी हिडन लेयर्स हैं, और ऐसे करते करते हिडन लेयर n मीन्स अगर हमारे इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच में सिर्फ एक या दो या तीन हिडन लेयर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा दो, एक दो ऐसे है नॉर्मल, तो उसे तो नॉर्मल माना जाता है। मीन जब कम हिडन लेयर्स होती हैं हमारे इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में, तो उसे बोला जाता है शैलो न्यूरल नेटवर्क। मीन्स वो इतना डीप नहीं है। जबकि डीप न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या है, अ न्यूरल नेटवर्क इज बिल्ट यूजिंग वेरियस हिडन लेयर्स। मीन्स मैंने 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसी हिडन लेयर्स लगा दी, इतनी नंबर ऑफ हिडन लेयर्स लगा दी। हिडन लेयर 1 से शुरू हो गई, हिडन लेयर n तक गया है। एंड हमारा कितना भी हो सकता है, मीन जब हमारा न्यूरल नेटवर्क बहुत ही ज्यादा डीप होता चला जाए, डीप कब होता चला जाएगा, जैसे जैसे उसमें नंबर ऑफ हिडन लेयर्स बढ़ती चली जाएंगी। तो शैलो न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, शैलो न्यूरल नेटवर्क का मतलब होता है कि हमारे इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में नंबर ऑफ हिडन लेयर्स क्या है, कम है। जबकि डीप न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या होता है, कि हमारे इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में नंबर ऑफ हिडन लेयर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, दैट इज डीप न्यूरल नेटवर्क। अच्छा, दूसरी चीज एक इसमें आता है क्वेश्चन कि कब हम यूज करते हैं शैलो, कब हम यूज करते हैं डीप। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर हमारी थोड़ी प्रॉब्लम इजी है,
मीन्स हाँ इजीली सॉल्व हम कर सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जब होती हैं तब हम यूज करते हैं शैलो न्यूरल नेटवर्क। क्यों? हम उसमें ये मानकर चलते हैं क्योंकि भाई लेस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो शायद इतनी ज्यादा प्रोसेसिंग की नीड नहीं होगी, ज्यादा प्रोसेसिंग की नीड नहीं होगी, तो एक दो हिडन लेयर से काम चल जाएगा। बट जैसे जैसे हमारी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं वैसे वैसे हम उसमें नंबर ऑफ हिडन लेयर्स बढ़ाते चले जाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा हिडन लेयर्स होंगी उतनी ज्यादा प्रोसेसिंग होगी और उतनी ज्यादा हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल होंगे। तो याद रखना शैलो न्यूरल नेटवर्क कब यूज करते हैं? जब हमारी प्रॉब्लम लेस कॉम्प्लेक्स होती है। डीप न्यूरल नेटवर्क हम कब यूज करते हैं? जब हमारी प्रॉब्लम मोर कॉम्प्लेक्स होती चली जाती हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट्स, इन एवरीथिंग। ठीक है जी। अब मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, परसेप्ट्रॉन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? जब दो से ज्यादा लेयर्स आ जाती हैं, मीन जैसे लेयर 0, यहाँ पे लेयर 1, यहाँ पर लेयर 2। लेयर 0 क्या है? ये तो हमारी इनपुट लेयर है जिसपे हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं अपने मॉडल को। लेयर 1 क्या है? पहली हिडन लेयर है जिसमें क्या हो रहा होगा? वेटेड सम भी कैलकुलेट हो रहा होगा प्लस उस पर एक्टिवेशन फंक्शन भी लग रहा होगा। फिर हमारी लेयर 2 आई फाइनली आउटपुट लेयर, मीन्स जब दो से ज्यादा लेयर हो जाए। भाई या तो एक ये होगा सीधा इनपुट लेयर है और फिर सीधा हमारी आउटपुट लेयर आ गई, या फिर मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन आप उसे भी कह देते हो कि हाँ भाई एक से ज्यादा भी हिडन लेयर्स आ गई, दैट इज बेसिकली मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। ठीक है। मल्टी लेयर देखो बाइनरी लेयर या मल्टी लेयर, जैसे बाइनरी क्लासिफिकेशन मल्टी क्लासिफिकेशन होता है, ऐसी बाइनरी लेयर मल्टी लेयर मतलब दो से ज्यादा लेयर्स आ जाना, उसे हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी बेसिकली कितनी लेयर्स हो गई? 3। तो ये क्या हो गया? हमारा मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन बन गया। ठीक है। ये तो सिंपल सा था बहुत ही, मैंने फिर भी डाल दिया कि हाँ थोड़ा सा शायद क्लियर हो जाए। तो याद रखना जैसे बाइनरी और मल्टी, जैसे बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में होता है ना, बाइनरी में 2 क्लासेस होती हैं, मल्टी क्लास में 2 से ज्यादा होती हैं। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का। जब हमारे मॉडल के अंदर, हमारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर 2 से ज्यादा लेयर्स आ जाए, दैट इज मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। ठीक है जी। अब हमारा एक आता है फॉरवर्ड प्रोपोगेशन एंड बैकवर्ड प्रोपोगेशन। हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं जब से हमने न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट करा है कि जब भी हम इनपुट लेयर से आउटपुट लेयर की तरफ मूव करते हैं एंड फाइनली अपने आउटपुट को प्रेडिक्ट करते हैं एट द एंड, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। अब बैकवर्ड प्रोपोगेशन क्या है? देखो हमारा मेन टारगेट क्या होता है? हमारा मेन टारगेट न्यूरल नेटवर्किंग, जब भी हम डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ते हैं, हमारा मेन टारगेट क्या होता है कि हम इनपुट लेयर से शुरू करते हैं, हिडन लेयर्स में प्रोसेसिंग कराते हुए हम फाइनली आउटपुट लेयर पे पहुंचते हैं एंड फाइनली वो कुछ क्लासीफाई करता है कि या तो क्लास 0 होगी या क्लास 1 होगी। अगर मैं बात कर रही हूँ नॉर्मली बाइनरी की, मैंने कहा मेरा आया क्लास 0, मैंने प्रिडिक्ट करा कि मेरा कोई आइटम है वो क्लास 0 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है। ये थी मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू, मैंने कहा क्लास 0 में बिलोंग कर रहा है, ये थी मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू। मेरे कुछ ना कुछ एक्चुअल वैल्यू भी होगी, तो भाई या तो वो आइटम सच में 0 में होगा या वो 1 में होगा। अब मेरी जो एक्चुअल वैल्यू होगी मैं उसे अपनी इस प्रिडिक्टेड वैल्यू से कंपेयर करूंगी, मैं डिफ्रेंशिएट करके देखूंगी, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू करके देखूंगी कि मेरी वैल्यू क्या आ रही है। वो डिफरेंस मैं क्या चाहती हूँ, उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं बेसिकली लॉस। ठीक है। अब मैं चाहती हूँ वो लॉस मेरा कम से कम आए, मीन्स एक्चुअल आउटपुट और प्रिडिक्टेड आउटपुट के बीच में जो डिफरेंस है वो हम हमेशा कम से कम चाहते हैं। अगर वो वैल्यू ज्यादा आती है तब हमें क्या करना पड़ता है? तब बेसिकली हमें बैक प्रोपोगेट करना पड़ता है आउटपुट लेयर से इनपुट लेयर की तरफ। उस बैक प्रोपोगेशन में क्या करते हैं, जो हम वेट्स लेकर चलते थे ना, हम उन वेट्स को या बायस जो लेकर चलते थे हम उन बायस को अपडेट करते हैं। मीन्स फॉरवर्ड प्रोपोगेट हम करते हैं इनपुट लेयर से आउटपुट लेयर की तरफ, बैकवर्ड प्रोपोगेट हम करते हैं आउटपुट लेयर से इनपुट लेयर की तरफ। बैकवर्ड प्रोपोगेट करने की सिर्फ नीड तब पड़ती है जब हमारा जो ये लॉस आता है, मीन्स एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आता है ये बहुत ज्यादा होता है और हम इस डिफरेंस को कम करना चाहते हैं।
तब बेसिकली हम बैकवर्ड प्रोपोगेट करते हैं। इस बैकवर्ड प्रोपोगेशन में हम अपने वेट्स को और बायस को अपडेट करते हैं। जब हमारे वेट्स और बायस अपडेट हो जाते हैं तब हम फिर से फॉरवर्ड प्रोपोगेट करते हैं, फिर लॉस कैलकुलेट करते हैं। अगर वो फिर भी ज़्यादा आएगा फिर हम बैकवर्ड प्रोपोगेट करेंगे। फिर उस बैकवर्ड प्रोपोगेट में हम क्या करेंगे, अपने वेट्स और बायस को अपडेट करेंगे। फिर अपडेट करने के बाद फिर फॉरवर्ड प्रोपोगेट करेंगे। मीन्स ये साइकिल जो है फॉरवर्ड प्रोपोगेट, बैकवर्ड प्रोपोगेट, फॉरवर्ड प्रोपोगेट, बैकवर्ड प्रोपोगेट, ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा लॉस मिनिमाइज ना हो जाए। हम एक वैल्यू सेट कर लेते हैं कि भाई ठीक है हम लॉस जो है यहाँ तक का कंसिडर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा होगा तो हमें कम करना है, बट यहाँ तक का चल जाएगा। तो जब तक हमारा लॉस एक एक्चुअल मीन्स एक ठीक वैल्यू तक ना पहुंच जाए तब तक हम ये फॉरवर्ड बैकवर्ड करते रहते हैं। यही हमारा कहलाता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपोगेशन। तो याद रखिएगा फॉरवर्ड प्रोपोगेशन हम क्यों कर रहे हैं, प्रेडिक्टेड वैल्यू, प्रेडिक्टेड आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए। बैकवर्ड प्रोपोगेट हम क्यों कर रहे हैं, उस लॉस को जो एक्चुअल और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में डिफरेंस आया है उसे कम करने के लिए। ठीक है, और कम करने के लिए हम बैकवर्ड प्रोपोगेशन में क्या करते हैं, वेट्स को और बायस को अपडेट करते हैं। जब वो हमारे अपडेट हो जाते हैं तब हम फिर से फॉरवर्ड प्रोपोगेट करते हैं, फिर प्रेडिक्टेड वैल्यू निकालते हैं, फिर लॉस निकालते हैं। अगर फिर भी लॉस ज़्यादा आ रहा होगा तो फिर बैकवर्ड प्रोपोगेट करेंगे। यही काम हम बार बार करते रहते हैं। आई होप ये क्लियर हुई होंगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी शायद ये थ्योरेटिकल लग रहा होगा बट मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यही सारी चीज़ें हैं जो हमारे डीप लर्निंग के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में काम आने वाली हैं। तो आपको जब तक थ्योरेटिकल चीज़ें सारी क्लियर नहीं होंगी, आप जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करोगे तो वहाँ पे आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए अगर आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में कोडिंग, डीप लर्निंग की कोडिंग को अच्छे से समझना चाह रहे हो तो आपको ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि हाँ भाई फॉरवर्ड प्रोपोगेशन का मतलब क्या है, बैकवर्ड प्रोपोगेशन का मतलब क्या है, एक्टिवेशन फंक्शंस का मतलब क्या है, कौन से एक्टिवेशन फंक्शन को हम कहाँ यूज करते हैं। ठीक है जी, तो आई होप समझ में आए होंगे। इसी तरीके के और भी टॉपिक्स अभी हम आगे कवर करने वाले हैं आगे की वीडियो में। सो थैंक यू।